हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग देख रहे हैं नवंबर मंथ की विजन आईएएस मंथली मैगजीन। तो उसमें हम जो सिक्योरिटी टॉपिक है उसमें देखेंगे शॉर्ट न्यूज़। तो पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सीआईआई। जनगणना संबंधी डेटाबेस और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर जो है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और जो भी हमारी जनगणना संबंधी जो डेटा है वो महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में अधिसूचित किया गया है। मतलब ये जो जितना भी देखिए अभी जनगणना हो रही है तो उस होगी तो उसका जो भी डेटा है और जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है ये अब किस में आ गया है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया है, अधिसूचित हो गया। इसका मतलब इस अधिसूचना का अर्थ है कि निम्नलिखित से संबंधित डेटा में किसी भी तरह की छेड़छाड़ या बिना प्राधिकृत पहुंच के मामले में 10 साल तक के कारावास की सजा दी जाएगी। अगर ये हो गया कि मतलब ये हमारी अवसंरचना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, हमारी अवसंरचना के लिए ये जो दोनों चीज़ें हैं। इसका अधिसूचना का मतलब ये हो गया, अधिसूचित करने का मतलब ये हो गया कि अगर इस डेटा में कोई भी छेड़छाड़ करता है, ठीक है, कोई भी इसमें छेड़छाड़ करता है बिना मतलब अथॉरिटी के या बिना प्राधिकृत पहुंच के मामले में, अगर मतलब उसको कोई अधिकार नहीं हो उस पर पहुंचने की कोशिश करता है तो 10 साल तक की सज़ा उसे मिल सकती है अगर छेड़छाड़ करता है इस डाटा में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। जनगणना के एप्लीकेशंस, एनपीआर डेटाबेस या भारत के रजिस्ट्रार जनरल के डेटा सेंटर्स इसमें आते हैं। सीआईआई को महत्वपूर्ण अवसंरचना के रूप में जाना जाता है। ये एक भौतिक या साइबर आधारित प्रणाली है। इस प्रणाली की अक्षमता या इसके नुकसान को राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या रक्षा ढांचे को हानि हो सकती है। तो जो सीआईआई क्या है, महत्वपूर्ण अवसंरचना के रूप में ये हमारा इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण अवसंरचना होता है सीआईआई, ठीक है। ये क्या है, एक भौतिक या साइबर आधारित प्रणाली है। पूरा देखिए या तो ये आपके पेपर्स में होगा या फिर आपके कंप्यूटर पे ये डाटा होगा। अगर इस प्रणाली की अक्षमता या इसके नुकसान को, अगर इसमें जो इसका डाटा है इसमें कोई नुकसान होता है तो क्या है, जो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा पे आ सकता है, अर्थव्यवस्था में नुकसान हो सकता है, लोक स्वास्थ्य या रक्षा ढांचे को हानि हो सकती है। सरकार सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2000, ठीक है, जो आईटी एक्ट है 2000, जिसमें 2008 में संशोधन किया गया कि धारा जो 70 है उसके तहत सीआईआई की घोषणा की जाती है। तो आईटी एक्ट जो है 2000 का, उसकी धारा 70 के तहत बताया जाता है कि क्या क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, नहीं तो हमारे देश को हानि होगी। सीआईआई के समक्ष प्रमुख खतरे क्या होते हैं, ठीक है, सीआईआई के समक्ष प्रमुख खतरे निम्नलिखित है। प्राकृतिक खतरे, भूकंप, सुनामी। देखिए क्या होता है ना, जैसे भू मान लीजिए कहीं पे आपके पेपर्स रखे हैं, डाटा रखा है, और क्या है वहाँ पे भूकंप आता है, सुनामी आती है तो ख़राब हो सकता है आदि। मानव जनित खतरे, आतंकवाद, आर्थिक जासूसी आदि, ठीक है, आर्थिक जासूसी की जाती है, डाटा चुरा लिया जाता है लोगों का, तो वो मानव जनित खतरे। दुर्घटना, पावर ग्रिड सुरक्षा प्रणाली की विफलता आदि। मान लीजिए कंप्यूटर में आपका डेटा सेव है तो अगर वो फेल होता है, पावर ग्रिड, तो ये सब चीज़ें, ठीक है, दुर्घटना हो सकती है। सीआईआई की सुरक्षा के लिए किए गए उपाय, तो अब इसकी सुरक्षा के लिए क्या करा है, ठीक है। अब एक पहले ये देखते हैं महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें क्या क्या आता है। देखिए परिवहन आता है, ट्रांसपोर्ट आता है। आप देखिए अगर किसी देश से अगर कुछ वॉर हो रहा है उसका ट्रांसपोर्ट ही रोक दें तो कैसी चीज़ें एक से दूसरी जगह जाएंगी, या कुछ भी मतलब पूरा सब रुक जाएगा, है ना, हर चीज़, सारी गतिविधि। विद्युत ऊर्जा, लाइट हर चीज़ के लिए चाहिए है तो वो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। दूर संचार में आता है। सरकार, ठीक है, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा, ये सब इसमें आते हैं सीआईआई में। सामरिक और सार्वजनिक उद्यम इसमें आते हैं, इंडस्ट्रीज। तो ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इन पे बहुत सारे साइबर अटैक भी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं इसकी सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र जो है, ठीक है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, ठीक है, यह सीआईआई की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करने हेतु एक नोडल एजेंसी है। एक नोडल एजेंसी है जो क्या है, जितने भी सीआईआई हैं उनकी सुरक्षा के उपाय करेगी। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सर्टिन, ठीक है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर प्रतिक्रिया कदम उठाने वाली नोडल एजेंसी है। तो ये क्या करता है, अगर मान लीजिए कुछ साइबर सिक्योरिटी का मामला है तो ये कदम उठाने वाली नोडल एजेंसी है। एक है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ये क्या है, ये साइबर सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है।
अगर साइबर सुरक्षा के मामले में क्या है, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो भी अलग अलग एजेंसियां हैं उनके साथ समन्वय स्थापित करता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, इसका उद्देश्य एक सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस बनाना है। ठीक है, तो इस नीति का उद्देश्य क्या था, एक सुरक्षित साइबर स्पेस बनाया जाए। अब सेकंड टॉपिक देखते हैं, इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव। इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव CRI क्या है? देखिए, रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं, ये होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमले करते हैं। मतलब मान लीजिए किसी पे हमला किया, ठीक है, उसका मतलब कंप्यूटर वगैरह हैक कर लिया, फिर उन लोगों को कहेंगे कि आपको अगर अपनी इन्फॉर्मेशन खोलनी है, कंप्यूटर खोलना है, तो आप इतने पैसे दीजिए। तो वो एक तरीके से रैंसमवेयर हमला होता है। इस वैश्विक स्तर पर बढ़ते रैंसमवेयर हमलों को देखते हुए CRI ने अपने संस्थागत सहयोग को अधिक गहन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर जो रैंसमवेयर हमले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव है ने अपने संस्थागत सहयोग को, मतलब उनका जो आपस में सहयोग है उसको अधिक गहन करने का निर्णय लिया है कि उसको और ज़्यादा आपस में सहयोग बनाया जाए। CRI में भारत सहित 36 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। तो जो CRI है, काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव, इसमें भारत है पूछा जाए, हाँ, उसके साथ 36 देश हैं और यूरोपीय संघ है। इसका उद्देश्य रैंसमवेयर हमलों को रोकना और अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंडे को मजबूत करना है। तो इसका मेन मोटिव क्या है कि हमें जो रैंसमवेयर हमले हो रहे हैं उनको रोकना चाहिए, और जो अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंडा है उसको मजबूत करना चाहिए। भारत और लिथुआनिया संयुक्त रूप से CRI के नेटवर्क रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए, भारत और लिथुआनिया पूछा जाए, संयुक्त रूप से जो CRI है उसके नेटवर्क रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप, जो नेटवर्क रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप है उसका नेतृत्व करते हैं मिलकर संयुक्त रूप से। देखिए, बहुत ज़्यादा संस्थाओं के बारे में पूछा जा रहा है हमारे एग्ज़ाम में, प्री में, तो और फिर यहीं से चीज़ें भी आ जाती हैं, तो सबको आपको ध्यान से पढ़ना है। हाल ही में संपन्न शिखर सम्मेलन में CRI ने एक अंतर्राष्ट्रीय काउंटर रैंसमवेयर टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया है। सॉरी, ठीक है, इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर टास्क फोर्स। तो जो भी अभी इनका शिखर सम्मेलन हुआ उसमें CRI ने क्या है कि एक ICRTF के गठन का निर्णय लिया है, बनाया जाएगा। ICRTF का उद्देश्य आलोचनशीलता में सहयोग करना, रैंसमवेयर समूहों को बाधित करने के लिए गतिविधियों की योजना बनाना और इन समूहों की अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकना है। तो एक तरीके से इन हमलों को रोकना इसका मेन मोटिव है। अब आगे देखेंगे ब्लू बगिंग क्या होता है। ब्लू बगिंग यह हैकिंग का एक रूप है। ये साइबर हमलों को अपने खोज योग्य ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से एक डिवाइस तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। ब्लू बगिंग क्या है? एक हैकिंग, एक तरीके की हैकिंग ही है, लेकिन कैसी होती है, जैसे मतलब अगर आपका ब्लूटूथ ऑन है तो उससे वो अपना कनेक्शन बना के हैक करते हैं। ये क्या है? साइबर हमलावरों को अपने खोज योग्य ब्लूटूथ कनेक्शन के माध्यम से एक डिवाइस तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। मतलब अगर आपका ब्लूटूथ खुला है और उन्हें कनेक्शन कर लिया तो वो एक आपकी डिवाइस तक पहुंच सकते हैं। इसके अंतर्गत एक बार ब्लूटूथ कनेक्शन स्थापित हो जाने के बाद हैकर्स प्रमाणीकरण को बाईपास करने के लिए ब्रूट फोर्स हमलों का उपयोग करते हैं। कि क्या होता है ब्रूट फोर्स हमले? देखिए, क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका उससे ब्लूटूथ कनेक्शन हो गया, तो क्या होता है कि मतलब क्या होता है ब्रूट फोर्स हमला, मतलब एक तरीके से गैस किया जाता है कि आपका पासवर्ड क्या होगा, आपका यूज़र नेम क्या होगा, और मतलब हैकर्स इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो ज़्यादातर सही सही कर लेते हैं, है ना, कि क्या आपका होगा। तो इसके बाद क्या है, हैकर्स प्रमाणीकरण को बाईपास करने के लिए वो क्या है, ब्रूट फोर्स हमलों का उपयोग करते हैं। एक बार किसी डिवाइस में ब्लू बग आ जाने के बाद एक हैकर कॉल सुन सकता है, ठीक है। फिर क्या होता है, अगर कनेक्शन स्थापित हो गया तो क्या है, वो आपके फ़ोन में ब्लू बग आ जाएगा, ठीक है। ब्लूटूथ से या देखिए ब्लू बग आ जाएगा, और फिर आपके हैकर्स जो होंगे आपकी कॉल सुन सकते हैं, आपके मैसेज पढ़ सकते हैं, भेज सकते हैं किसी को, साथ ही संपर्कों को चुरा सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं, आपके कॉन्टैक्ट भी चुरा सकते हैं, उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। इसे रोकने के क्या उपाय हैं? उपयोग में ना होने पर ब्लूटूथ को बंद कर देना, ठीक है। आजकल सब लोग जैसे अपने हेडफोन्स भी ब्लूटूथ से जुड़े रहते हैं, तो अगर ज़रूरी नहीं है तो अपना ब्लूटूथ बंद रखिए, डिवाइस को अपडेट करते रहिए, ठीक है। सार्वजनिक वाईफाई का सीमित उपयोग करना आदि, जो सार्वजनिक वाईफाई होता है उसका कम यूज़ करिए ये। अब 4 टॉपिक देखेंगे, हाई एनर्जी लेज़र सिस्टम क्या है। ठीक है, हाई एनर्जी लेज़र सिस्टम HELS, शॉर्ट में बोलूँगी मैं, हेल्स तो समझ जाना। SFO टेक्नोलॉजीज़ ने हाई एनर्जी लेज़र सिस्टम विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ साझेदारी की है। तो जो SFO टेक्नोलॉजीज़ है उसने क्या है, हेल्स विकसित करने के लिए जो हमारा DRDO है उसके साथ साझेदारी की। इस साझेदारी के तहत DRDO के सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज, जो चेस है शॉर्ट में वो बता रहे हैं, CHESS के साथ सहयोग किया गया है। तो DRDO का जो है सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज है उसके साथ सहयोग किया गया है,
ठीक है। इस सहयोग से 2 kW सिंगल मोड कंटिन्यूअस वेब फाइबर लेज़र का विकास किया जाएगा। तो इसके लिए क्या है, सिंगल मोड कंटिन्यूअस वेब फाइबर लेज़र का विकास किया जाएगा। चेस रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के तहत हेल्थ पर अनुसंधान और कार्य के लिए एक रक्षा प्रयोगशाला है। जो चेस है, शॉर्ट फॉर्म बोल रही हूँ मैं, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम साइंसेज है, वो डीआरडीओ जो है उसके अंतर्गत, ठीक है, जो हेल्थ पर रिसर्च करने के लिए, कार्य करने के लिए एक रक्षा प्रयोगशाला की तरह काम करेगा। अब हेल्थ के बारे में, हेल्थ क्या है, ठीक है, हाई एनर्जी लेज़र सिस्टम क्या है। हेल्थ हथियार पर्याप्त तापीय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यह ऊर्जा एक पारंपरिक युद्ध सामग्री का उपयोग किए बिना एक लक्ष्य को सीधे अप्रभावी बना सकती है। तो ये क्या है, ये जो हथियार होते हैं, हेल्थ हथियार, वो तापीय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, ये याद रखें, तापीय ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ये ऊर्जा एक पारंपरिक युद्ध सामग्री का, मतलब उन्हें पारंपरिक युद्ध सामग्री यूज़ नहीं करनी पड़ती, इसके बिना लक्ष्य को सीधे कोई लक्ष्य है तो उसको अप्रभावी बना सकते हैं। ठीक है, पारंपरिक युद्ध सामग्री का यूज़ करे बना। ये हथियार हवा, जमीन, समुद्र, अंतरिक्ष में लक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो कहीं पर भी जमीन हो, हवा हो, समुद्र, अंतरिक्ष, उसमें प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले आगे देखते हैं। हेल्स एक लेज़र हथियार है। ठीक है, ये एक मतलब लेज़र हथियार है। ठीक है, यह निर्देशित ऊर्जा हथियार श्रेणी में आता है। ये किस में आता है, डीयू मतलब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में आता है ये की श्रेणी में। तो क्या है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, डीईडब्ल्यू क्या है, ये एक व्यापक शब्दावली है। इसका उपयोग उन सभी प्रौद्योगिकियों को इंगित करने के लिए किया जाता है जो केंद्रित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा या परमाणु या उप परमाणु कणों का एक बीम उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग मतलब उन टेक्नोलॉजीज के लिए करते हैं इस शब्द का यूज़ जो क्या है, केंद्रित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा या परमाणु या उप परमाणु कणों का एक बीम उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी। इस क्षेत्र में भारत जो हथियार विकसित कर रहा है उसे डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे नाम दिया गया है। तो अब भारत इसमें मतलब जैसे कि जो है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं, ठीक है, जो लेजर हथियार, तो इसमें भारत कौन से हथियार विकसित कर रहा है, इसके नाम याद रखिए, डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे दुर्गा सेकेंड नाम दिया गया है। अन्य परियोजनाएं किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, काली, प्रोजेक्ट आदित्य और एयर डिफेंस डेजलर्स। रूस, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूके, इजराइल और चीन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन विकसित करने के लिए मजबूत कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। तो ये देश जो है इसको विकसित करने के लिए कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, याद रखिए। अब देखिए जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के लाभ क्या होते हैं। स्टील हथियार प्रणाली जैसा प्रदर्शन, शांत और अदृश्य बीम। ठीक है, मतलब स्टील से जो आप पकड़ नहीं सकते हैं, तो स्टील हथियार प्रणाली जैसा वो प्रदर्शन करते हैं। घातक और गैर घातक दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए लक्ष्य को सटीक तरीके से भेजा जा सकता है। ठीक है, मतलब जो लक्ष्य है उसको सटीक तरीके से भेज सकते हैं। ठीक है, प्रति शॉट लागत कम, इसमें प्रति शॉट लागत कम होती है। ये हथियार स्पीड ऑफ लाइट इंगेजमेंट प्रदान करते हैं, इससे प्रतिक्रिया और ट्रैकिंग बहुत तेज बन जाती है। ठीक है, तो ये जो हथियार है वो स्पीड ऑफ लाइट इंगेजमेंट प्रदान करते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इंगेजमेंट, इससे क्या होता है, प्रतिक्रिया और ट्रैकिंग बहुत तीव्र हो जाती है, तो इसके लाभ होते हैं। अब आगे 5th टॉपिक देखते हैं, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन। सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन, स्पेस क्या है, तो ये शॉर्ट फॉर्म पूछा जा सकता है। स्पेस एक अत्याधुनिक परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा है। इसे भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग की जाने वाली सोलार प्रणालियों के लिए विकसित किया गया है। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किया है। स्पेस क्या है, एक परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा है। ठीक है, इवेल्युएट किया जाता है इससे। ठीक है, परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, ऐसी एक सुविधा है जिससे क्या है, जो हमारी भारतीय नौसेना है वो यूज़ करेगी, किसके लिए, जो सोनार प्रणालियाँ होती हैं। ठीक है, उसके लिए जो नौसेना जो सोनार प्रणालियाँ यूज़ करती है उसके लिए विकसित किया गया। इसका विकास डीआरडीओ ने किया है। ठीक है, ज़्यादातर रक्षा से रिलेटेड डीआरडीओ होता है, ध्यान रखिए। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, समुद्र के अन्वेषण और मानचित्रण में सहायता करता है। देखिए सोनार क्या होता है, मतलब साउंड वेव्स भेजी जाती है, देखा जाता है क्या गहराई है, क्या है समुद्र में, मानचित्रण किया जाता है, उसका मैपिंग। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, समुद्र में अन्वेषण खोज करने के लिए। ठीक है, और उसकी मैपिंग करने में सहायक है। इसका कारण यह है कि ध्वनि तरंगे रडार और प्रकाश तरंगों की तुलना में जल में अधिक दूर तक जाती हैं। तो जो ध्वनि तरंगे साउंड वेव्स होती हैं वो रडार और प्रकाश तरंगों की तुलना में, ठीक है, जल में अधिक दूर तक जा सकती हैं।
स्पेस दुनिया में अपनी तरह की एक अनूठी सुविधा है। ये सुविधा की विशेषता विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म में निहित है। इस प्लेटफॉर्म को 100 मीटर की गहराई पर उतारा जा सकता है। तो ये अपनी तरह की एक अनूठी सुविधा है। इसकी विशेषता क्या है कि जो विशेष रूप से डिज़ाइन की गई जो सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म है उस में निहित है। तो देखिए जो सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म जो इस विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है, तो वो इसकी विशेषता है। इस प्लेटफॉर्म को क्या है 100 मीटर की गहराई तक उतारा जा सकता है। स्पेस का उपयोग मुख्य रूप से सोनार प्रणालियों के मूल्यांकन में किया जाता है। तो अगर सोनार प्रणालियाँ जो है उनका मूल्यांकन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं स्पेस का, और हमारी नौसेना इसको यूज़ करती है। ठीक है, DRDO ने इसका विकास किया है। ये एक परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा है। अ, इससे सेंसर और ट्रांसड्यूसर जैसे वैज्ञानिक पैकेजों की त्वरित तैनाती और आसान रिकवरी संभव हो सकेगी। तो आप ठीक है, स्पेस के से रिलेटेड है, याद याद रखिएगा। ये एक परीक्षण प्रणाली है। भारतीय नौसेना इसका उपयोग सोनार प्रणालियों के लिए, मतलब भारतीय नौसेना जो सोनार प्रणालियाँ विकसित करती है उसके लिए इसको यूज़ किया गया है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है जो भारतीय नौसेना है, ठीक है, वो जो सोनार प्रणालियाँ यूज़ करती है उसके लिए इसको विकसित किया गया है। ठीक है, DRDO ने करी है, ये ध्यान रखिएगा। तो स्पेस जो है हमारी जो सोनार प्रणालियाँ होंगी उसका मूल्यांकन करेगा, ये ध्यान रखिए। अब टॉपिक 6 देखते हैं। रोहिणी 200 रॉकेट क्या है? RS-200 भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो ने RS-200 परिज्ञापी साउंडिंग रॉकेट का लगातार 220 बार सफल प्रक्षेपण हुआ है। जो इसरो है हमारा, ठीक है, उसने क्या है जो RS-200 साउंडिंग रॉकेट है, ठीक है, उसको हिंदी में परिज्ञापी बोलते हैं, उसका लगातार 220 बार सफल प्रक्षेपण हुआ है। ठीक है, वैज्ञानिक समुदाय परिज्ञापी रॉकेट का मौसम विज्ञान, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष भौतिकी की समान शाखाओं पर प्रयोगों को पूरा करने के लिए उपयोग करता है। तो जैसे जो साउंडिंग रॉकेट क्यों यूज़ होते हैं? अगर मौसम विज्ञान के लिए, ठीक है, खगोल विज्ञान के लिए, अंतरिक्ष भौतिकी की समान शाखाओं पर प्रयोग को पूरा करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर इन सब की खोज करनी है। भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट वर्ष 1963 में प्रक्षेपित किया गया था। पहला कब? 1963 में हुआ था। ठीक है, इसका नाम नाइक अपाचे था। ठीक है, इसे अमेरिका में बनाया गया था, ये ध्यान रखिए। पहला 1963 में नाम नाइक अपाचे अमेरिका में बना था। इसरो ने साउंडिंग रॉकेट के अपने संस्करण को वर्ष 1967 में प्रक्षेपित किया था। इनने अपना संस्करण 1967 में लॉन्च किया था। इसे रोहिणी RS-75 नाम दिया गया था। ठीक है, इसको बोला गया था रोहिणी RH-75। RS-200 एक ठोस मोटर संचालित एक्सपेंडेबल रॉकेट है। ठीक है, तो ये क्या है? एक ठोस मोटर संचालित एक्सपेंडेबल रॉकेट है। ये ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किए गए पेलोड के साथ 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। तो जो ऊपरी वायुमंडल है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और पेलोड मतलब जो भी सामान होता है उसके साथ 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में संभव है। 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। सुर्खियों में रहे सैन्य अभ्यास देखते हैं। एक्सरसाइज इन न्यूज़ इंडो पैसिफिक एंडेवर IPE 2022। ये एक समुद्री साझेदारी अभ्यास है। इंडो पैसिफिक एंडेवर क्या है? एक समुद्री साझेदारी अभ्यास है, मतलब समुद्र से रिलेटेड है। इसमें रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना और भारतीय नौसेना भाग ले रही है। तो कौन सी नौसेना? ऑस्ट्रेलिया की और भारत की। गरुण शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के विशेष बलों के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। ठीक है, तो गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। नोट, गरुण भारत और फ्रांस के बीच एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। ठीक है, गरुण शक्ति किसके बीच? भारत और इंडोनेशिया, और गरुण जो है वो भारत और फ्रांस के बीच वायुसेना अभ्यास है, ये ध्यान रखिए। युद्ध अभ्यास 2022 युद्ध अभ्यास 22 ये भारत और अमेरिका का एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। जो युद्ध अभ्यास होता है वो भारत और अमेरिका के बीच होता है हर साल। हरिमऊ शक्ति जो है वो अभ्यास जो है ये भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच होता है। ठीक है, हरिमऊ माँ से मलेशिया याद रखिए। ये हरिमऊ शक्ति भारतीय सेना और मलेशिया सेना के बीच किया जाने वाला वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। अब टॉपिक 8 देखते हैं। शुद्धि पथ इरेटा क्या है? अक्टूबर 2022 समसामयिकी के टॉपिक, एक सेकेंड, सॉरी, ये उनने पिछले उनके मैगजीन में कुछ गलती हो गई थी, उनने सही करके बताया कि ये गलती हो गई थी। तो उन्होंने कहा, इसमें कहा था कि उन्होंने क्या है जो CSTO है उनमें टाइपिंग में त्रुटि हो गई थी। तो उन्होंने क्या है उज्बेकिस्तान को CSTO के सदस्य के रूप में दर्शाया था। उज्बेकिस्तान CSTO का सदस्य नहीं है। CSTO जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सदस्य देश बेलारूस, रूस, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और अर्मेनिया है, ये बताया गया है। तो हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड शॉर्ट टॉपिक हमने कर लिए। आगे एनवायरनमेंट रिलेटेड देखेंगे।
ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करिए, अगर अच्छे से व्यूज़ आएंगे तो फिर इसको कंटिन्यू किया जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टॉपिक्स भी हम सारे देखेंगे। थैंक यू।